हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, दैट इज एड्सॉर्प्शन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटालिस्ट। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक था एड्सॉर्प्शन जो कंप्लीट हो गया, सेकेंड है कैटालिस्ट और थर्ड है कोलाइड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को दिया किसने था? जिन साइंटिस्ट ने कैटालिस्ट को दिया था उनका नेम है जैकब बर्जेलियस। अब क्वेश्चन आता है कि कैटालिस्ट जो है वो होता क्या है, कैटालिस्ट की इंट्रोडक्शन। ठीक, अब आपको पता है, आपने पढ़ा भी है +1 क्लास में था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट के बारे में। तो अब हम यहाँ फिर से देखेंगे कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके होने के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रिएक्शन है दैट इज KClO3, नेम इज पोटाशियम क्लोरेट। इस रिएक्शन को अगर हम विदाउट कैटालिस्ट करवाते हैं तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 4 to 5 आवर्स जो है वो लगते हैं विदाउट कैटालिस्ट। ऐसा क्यों है वो भी हम देखते हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो ये देगी KCl प्लस ऑक्सीजन, एरो के ऊपर हीट। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ देखो, पोटाशियम क्लोरेट से हम ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं। ठीक है, जो गैस, ऑक्सीजन गैस कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज की जाती है। तो विदाउट कैटालिस्ट इस रिएक्शन को होने में 4 to 5 आवर्स जो है वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने रिएक्शन को जल्दी करवाना है तो आप किसकी हेल्प से करवाओगे, कैटालिस्ट की हेल्प से करवाओगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कैटालिस्ट ऐड कर दें, सेम रिएक्शन पोटाशियम क्लोरेट, यहां पे हमने कैटालिस्ट ऐड किया मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, इट इज कैटालिस्ट। ये क्या है, कैटालिस्ट है। मैग्नीज ऑक्साइड को जैसे ही हम डालेंगे प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन जल्दी बन जाएगा। KCl गैस प्लस ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को होने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं और इसको होने में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट होती है, मतलब 4 to 5 आवर्स में प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। वो जल्दी कौन करवा देगा, जो आपने कैटालिस्ट ऐड किया है, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन के होने को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन जो है वो जल्दी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये ग्राफ है, इस साइड रिएक्टेंट है, R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। क्लियर, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो बैरियर है इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट इस बैरियर को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, या जितने रिएक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस करेंगे उतने ही रिएक्टेंट क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। अब ये तो था विदाउट कैटालिस्ट। ठीक है, ये बैरियर जो है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मैंने आपको बताया भी था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो आप देख लेना वीडियो में। ठीक है, तो ये
बैरियर जो है वो रिएक्टेंट जितने क्रॉस कर पाएंगे उतने रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट जो है वो दे पाएंगे। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो, जैसे ही आपने कैटलिस्ट ऐड किया, ये है विदाउट कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस बैरियर को स्मॉल कर देगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, विद कैटलिस्ट। तो सिंपल सी बात क्या है, कैटलिस्ट जो है वो मेनली किसको चेंज करता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ 1 में बैरियर बड़ा है, ठीक है, बैरियर की जो पीक है वो ज्यादा है। सेकेंड में आप देख सकते हो बैरियर की जो पीक है वो कम है। जितनी बैरियर की हाइट कम होगी उतने रिएक्टेंट जो है वो इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैरियर कम है तो ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा है। वो तो सिंपल सी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी को कौन चेंज करता है, कैटलिस्ट जो है वो चेंज करता है। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है, विद चेंज दी एक्टिवेशन एनर्जी। बाकी कैटलिस्ट जो है वो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ना तो वो रिएक्टेंट की एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, ना ही वो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट डालता है। वो सिंपल किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। बैरियर जितना बड़ा, रिएक्शन का रेट उतना कम, बैरियर जितना छोटा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा। आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पीक है वो कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो ये था कैटलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है, कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज करता है, दैट इज ER, नोट चेंज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करता है। सेकेंड चीज, कैटलिस्ट जब भी रिएक्ट करता है, कैटलिस्ट इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इंटरमीडिएट, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी करवाती हूँ। कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट जो है वो पूरी रिएक्शन में कैसे काम करता है, इंटरमीडिएट की तरह। वो कैसे, वो हम मैकेनिज्म में यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्टेंट है A प्लस B, ये दोनों आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज AB, इट इज प्रोडक्ट। ये X क्या है, कैटलिस्ट है। क्लियर? अब जो रिएक्टेंट है AB, अगर विदाउट कैटलिस्ट देखें तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि विदाउट कैटलिस्ट जो एनर्जी बैरियर होता है वो ज्यादा होता है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है वो फास्टर रिएक्ट करेगा इन रिएक्टेंट के साथ। अभी यहाँ देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप, A रिएक्ट विद X, फॉर्म AX। अब जो AX है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, दैट इज इंटरमीडिएट। क्लियर? AX क्या है, इंटरमीडिएट है। अब ये जो AX है, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे। अब ये जो AX बना इंटरमीडिएट, ये रिएक्ट करेगा B के साथ। अभी जो इंटरमीडिएट बना है वो बहुत ही फास्टर रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ। इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने में टाइम लगता, लेकिन आपने जैसे ही कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ने एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाया। अब इंटरमीडिएट जो बना है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ फास्टर रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, दैट इज AB, और जो रिएक्टेंट है वो वापस बाहर निकल जाएगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा।
थर्ड स्टेप क्या बन गया कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, रिएक्शन को जल्दी करवाने के बाद वो दोबारा से बाहर आ जाता है। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। क्लियर। सेकेंड चीज, एक फोर्थ पॉइंट, जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, कैटलिस्ट अगर आप ऐड करवाते हो तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है, नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है कि कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि हर एक रिएक्शन में अगर आप एक ही कैटलिस्ट डालोगे तो वो सबके साथ काम नहीं करेगा। डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट जो स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं वही काम करते हैं। तो कैटलिस्ट कौन सी नेचर का होता है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये आपके कैटलिस्ट को मैंने आपको समझा भी दिया, उसके फीचर्स को भी डिस्कस कर दिया। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, मेनली जो कैटलिस्ट है वो दो टाइप्स में होता है, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, जीनियस का मतलब होता है उसकी फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी कंपोजिशन। सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब उसकी कंपोजिशन। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। क्लियर। तो इसमें क्या है मेनली, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सेम, आपको मैंने बता दिया सेम कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट कंपोजिशन। अब होमोजीनियस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस होता है, फेस का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब यहाँ होमोजीनियस में क्या है कि जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस होता है वो सेम है। अगर रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है तो कैटलिस्ट भी गैस फॉर्म में होगा। क्लियर। तो ये है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो फेस है वो डिफरेंट होगा, कि अगर आपके रिएक्टेंट सॉलिड, लिक्विड या गैस है, कुछ भी है, तो आपका जो कैटलिस्ट है उसका फेस जो है वो अलग होगा, वो सेम नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल SO2 होमोजीनियस की एग्जाम्पल है, प्लस O2, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है, ये कैटलिस्ट है। इट विल गिव SO3, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर। तो अब आप यहां देख सकते हो कि जो आपके रिएक्टेंट हैं वो भी गैस फेस में है और जो आपका कैटलिस्ट है वो भी गैस फेस में है, तो दोनों का फेस क्या है, सेम है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिक्विड है, ठीक है, प्लस H2 गैस, निकल सॉलिड, CH3 अगेन लिक्विड। तो आप यहां देख सकते हो इस केस में कि जो आपके रिएक्टेंट का फेस है वो डिफरेंट है और आपके जो कैटलिस्ट का फेस है वो डिफरेंट है, वो क्या है, सॉलिड है। नॉर्मली आप हमेशा याद रखना, हेट्रोजीनियस के केस में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फेस में होता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो गैस फेस में होते हैं, गैस या लिक्विड फेस में होते हैं, लेकिन मेनली जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेस में होगा। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, जो होमोजीनियस है ये रिएक्शन फास्टर होती है, फास्टर रिएक्शन है, लेकिन जो हेट्रोजीनियस होती है ये लिटिल स्लोअर होती है, लिटिल स्लोअर। सेकेंड पॉइंट,
होमोजीनियस रिएक्शन जो है वो, क्योंकि फेस सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस जो है वो सेम है, तो जल्दी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये फास्टर होती है और ये लिटिल स्लोअर होती है। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन किसके बीच में? सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? अब इस केस में क्या है, होमोजीनियस के केस में जो सेपरेशन होती है बिटवीन कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट वो इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि फेज जो है वो सेम होता है, ठीक है, जल्दी रिएक्शन हो जाती है। तो इस केस में जो है वो जो सेपरेशन होती है बिटवीन कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट वो इजी नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनियस के केस में ये एक सरफेस कैटलिस्ट है, मतलब जो भी रिएक्शन होती है वो सिर्फ कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ही होती है। रिएक्टेंट आए, ठीक है, सरफेस के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया, जैसे ही प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस केस में जो सेपरेशन होती है कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट की वो इजी होती है। लेकिन होमोजीनियस के केस में जो कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की सेपरेशन होती है वो इजी नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, यहाँ पर डिफिकल्टी आती है। लेकिन यहाँ पर इजी सेपरेशन, इजी सेपरेशन। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एक सरफेस कैटलिस्ट है, जो भी होगा वो सरफेस के ऊपर होगा, जल्दी बन के द्वारा से सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रमोटर्स। नेक्स्ट है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होते हैं? प्रोमोटर एक ऐसे सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की एक्टिविटी को, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को फास्ट करता है। जो प्रोमोटर्स होते हैं वो किसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं? कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को, ठीक है। इंक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है, पढ़ा है आपने, हेबर प्रोसेस आपने +1 में भी किया है, 10th में भी किया है, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में क्या होता है? हेबर प्रोसेस अमोनिया गैस बनती है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, देन वी गेट NH3। यहाँ पे ये क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है। ये भी क्या है? ये किसकी एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल है। मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस में जो मोस्टली कैटलिस्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एमओ डालते हैं, मोलिब्डेनम। एमओ क्या है यहाँ पर? मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम क्या है? ये प्रोमोटर है। इसको हम क्यों ऐड करवाते हैं? प्रोमोटर, ताकि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को या एक्टिविटी को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ पे आप री कर लो, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके हो गए प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के बाद नेक्स्ट है पॉइजन्स। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। प्रमोटर्स जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो पॉइजन्स होते हैं ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं या लोअर करते हैं। एग्जांपल के लिए CO एंड आर्सेनिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में। पहले हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में। वहां आई थिंक हेडिंग गलत गया होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, लेकिन वहां क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट।
फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट, टाइप्स में ठीक है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये भी आपको नाम से ही लग रहा होगा पता। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे कैटलिस्ट जिनको ऐड करने से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे कैटलिस्ट जिनको ऐड करने से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर? एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी आपको लग रहा होगा पता ये कौन सी रिएक्शन है? ये होमोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेस क्या है? सेम है। द कंबाइंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐड करने से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं मैकेनिज्म के साथ, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन in presence of NO we get sulfur trioxide। तो अभी हम देखेंगे होमोजीनियस, ये दोनों रिएक्शंस जो है वो होमोजीनियस है। इनका हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसे होती है। क्लियर? तो इस चीज में देखो, पहले इसको बैलेंस कर लो। क्लियर? अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, NO2 गैस। ये क्या है? इंटरमीडिएट। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, देख लेना रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट करेगा, ये NO2 इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, एंड वी गेट प्रोडक्ट। और जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट दोबारा से क्या जनरेट हो गया? दोबारा से जनरेट हो गया। क्लियर? तो ये रिएक्शन कौन सी है, किसका मैंने मैकेनिज्म आपको करवाया? होमोजीनियस कैटलिस्ट का। ये मैंने आपको बताया भी था कि होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को आपस में अलग करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। क्लियर? क्योंकि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, उसको दोबारा से ब्रेक करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अब ये तो थे आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट की एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन और मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट वो आपको नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। पॉजिटिव क्या करते थे? पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते थे। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे? रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेंगे। मतलब अगर आप उसको ऐड कर देते हो रिएक्शन में तो वो रिएक्शन के होने के रेट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उनको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अब उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड है नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर? ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। नॉट ओनली फॉर एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कोई देते हो तो उनमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लेकिन इजी है बट इनको करना पड़ता है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अब आपको पता है
CHCl3 ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट, हीट कहां से मिलती है? सनलाइट से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कौन सी गैस बनाती है? फोस्जीन गैस। इट इज वेरी पॉइजनस एंड हार्मफुल गैस, दैट इज फोस्जीन गैस। ठीक है, ये गैस जो है ये एक हार्मफुल गैस है। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन और सनलाइट ये तीनों आपस में कनेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो इमीडिएट कौन सी गैस बन जाती है? दैट इज फोस्जीन गैस। अब ये गैस जल्दी फॉर्म ना हो तो हम एक कैटालिस्ट ऐड करते हैं जो इस प्रोडक्ट के बनने के रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये कैटालिस्ट है। ये क्या करेगा? रिएक्शन रेट डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? जब आप इसको हम ऐड करते हैं रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो जल्दी से जो फोस्जीन गैस बन रही है वो जल्दी से फॉर्म नहीं होगी। इसकी हम कितनी अमाउंट ऐड करते हैं? 2%, दैट इज 2%। इथाइल अल्कोहल अगर आप ऐड करते हो 2%, तो जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोस्जीन गैस जो है वो जल्दी फॉर्म नहीं होगी। क्लियर? तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ द कैटालिस्ट। हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब इसके मैकेनिज्म में आप समझ पाओगे कि जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्टेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक और जो भी मैंने आपको करवाया क्लोरोफॉर्म का, उसमें क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में स्टोर करके क्यों रखा जाता है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछते हैं क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सनलाइट में रिएक्ट कर जाती है और फोस्जीन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे इसको 1 बाय 1 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल पहले आप देख लो। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। ठीक है, इथीन लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं इथेन। इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम साथ में क्या बोलते हैं? सॉलिड घी और ये वेजिटेबल ऑयल। वैसे 10th क्लास में भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटालिस्ट कौन सा होता है? निकल, सॉलिड फेज में। क्लियर? तो ये अब सिंपल हम देखेंगे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो आपका वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड घी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन of reactant molecule on nickel surface। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो आपके रिएक्टेंट है वो निकल सरफेस के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके रिएक्टेंट कौन कौन सी है? ये निकल है, दैट इज सॉलिड फॉर्म में। ये निकल की सरफेस है। यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट हैं उसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, दैट इज रिएक्टेंट। कौन कौन से है? हाइड्रोजन एंड इथीन। फर्स्ट स्टेप है ये आपका। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या है? अब इसमें एक चीज और देखो, जब
ये आकर यहाँ उसकी सरफेस के ऊपर आके डिफ्यूज होते हैं। तो जैसे उसके वो सरफेस के कनेक्शन में आते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होती है रिएक्टेंट की, ठीक है, किसके ऊपर, निकल सरफेस के ऊपर। ठीक, अब निकल सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट जो है वो आके एड्सॉर्ब होंगे। कहाँ आकर एड्सॉर्ब होंगे, जहां निकल की एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स का मतलब जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है। साथ में इस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है, जो रेट को डिटरमाइन करता है, ये फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। डिफ्यूजर में देख लेना डबल एफ आएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किन के बीच में होती है, ठीक, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में जो एक टेम्पररी बॉन्ड है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये निकल है, निकल की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो किया है। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, टेम्पररी बॉन्ड। क्लियर? हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो खुद का H2 है ना, HH, तो इनका जो बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था अब वो ब्रेक होके टेम्पररी बॉन्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है इनका बॉन्ड कार्बन के साथ भी बनेगा। अब जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो रहेगा लेकिन दूसरा बॉन्ड जो है वो टेम्पररी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन थे, वो एज इट इज ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना कौन से बॉन्ड है ये, टेम्पररी। साथ में इंटरमीडिएट, क्लियर? टेम्पररी बॉन्ड और साथ में इंटरमीडिएट बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा, टेम्पररी बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और साथ में हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, निकल की सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। और टेम्पररी बॉन्ड जो है वो उसका कार्बन के साथ भी जाएगा। और जो कार्बन का खुद का डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, दूसरा बॉन्ड जो है वो टेम्पररी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, दैट इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप में देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसॉर्प्शन। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, साथ में ही उसकी क्या हो जाएगी, डिसॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के जो है वो चला जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये निकल की सरफेस है। अब यहाँ जो हाइड्रोजन पहले निकल की सरफेस के साथ जिसने टेम्पररी बॉन्ड बनाया था वो किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा। कार्बन के पास पहले दो हाइड्रोजन थे, अब दोनों कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक होके जो प्रोडक्ट बना है उसकी डिसॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब वो निकल की सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, डिसॉर्प्शन। क्लियर? बहुत इजी है, बहुत ही इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये इथेन की फॉर्मेशन जो है वो हो गई। लास्ट पॉइंट में क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो निकल है अगेन फ्री सरफेस ऑफ निकल। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, निकल जो है वो अगेन दोबारा से फ्री हो गया है ताकि और रिएक्टेंट उसके साथ आकर जो है वो बॉन्ड बना सके। बॉन्ड बनाने के बाद प्रोडक्ट बन के वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसका है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन जो है वो होती है। तो ये सारा का सारा सरफेस कैटलिस्ट है, क्योंकि जो कुछ भी होता है
सरफेस के ऊपर होता है। साथ में एक चीज और याद रखना, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है वो जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का ऑर्डर कौन सा होता है? जीरो ऑर्डर। ये क्यों है आप ये 4th चैप्टर में देखोगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर का मतलब वैसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिसमें कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लेकिन इतना याद रखना, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को हम जीरो ऑर्डर कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के बारे में, ठीक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।